हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक्चुअली मैं ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। हम लोग इन जो आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये मिड टर्म के क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ मिड टर्म पेपर के लिए। चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस करना, सो दैट आपके प्रिपरेशन मिड टर्म के लिए बहुत ही बेटर हो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, दैट इज रियल नंबर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको। वो क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी के अलावा ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चेक करना आपको आइदर 4n, बुक का एग्जांपल ये है कि 4n क्या जीरो पे एंड हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि चेक वेदर 4n कैन एंड विद द जीरो डिजिट। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि आपको करना होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब आप करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड तभी हो सकता है जब उसका फैक्टर 5 हो। अगर उसका फैक्टर 5 नहीं है तो देन दैट नंबर विल नेवर बी एंड विद जीरो। दैट मींस अगर 4n है तो 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 2 into 2n। दैट मींस इट विल बी 2 4n, एंड ये आपके पास हो गया 2n। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4n इसका फैक्टर 5 नहीं है, तो दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विद जीरो। दैट मींस एज 4n डज नॉट हैव 5 as the prime factor, hence it cannot end with zero। और यही क्वेश्चन आता है कि क्या 4n जीरो पे एंड हो सकता है। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा आपके पास 6n। क्वेश्चन सेम है कि कैन 6n एंड विद जीरो डिजिट। तो इसका भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे 6n है, इट कैन बी रिटन एज 2 into 3n। अब 6n कितना हो गया? 2n into 3n। तो आप देखोगे इसका भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो एज 6n does not have 5 as its prime factor, hence it cannot end with zero। ये जीरो पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। देखो एलसीएम और एचसीएफ में स्टूडेंट्स एक बात समझना, मैं आपको जैसे अगर हम पहले एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज करो आपके पास ए एक नंबर है जिसका आपने प्राइम फैक्टर दिया। प्राइम फैक्टर निकला 2 into 3 into में 7, एंड बी आपने एक फैक्टर किया 2 into में 3 का स्क्वायर into में 5। अगर आपको एचसीएफ लेना होता है, देखो एचसीएफ कॉमन तो दोनों में ही देखना है आपको। इन दोनों में अगर कॉमन दिखेगा तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पे आप देखोगे इनकी पावर्स वेरी करेंगे। एक है 2 और एक है 2 तो एचसीएफ क्या होता है? एच यहां पे स्टैंड करता है हाईएस्ट के लिए, तो यहां पे उसका ना उल्टा लेंगे। जैसे आपका हाईएस्ट गिवन है तो आपको लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट पावर लेनी है। दैट मींस इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक है 2 का स्क्वायर और एक है 2 का क्यूब। तो कम पावर कौन सी है? 2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर हमारा एक होगा। सिमिलरली अगर आप 3 में देखेंगे तो 3 की पावर यहां पे कितनी है? 1। तो आप कौन सा लेंगे? 3 तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। ये आपका एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में पहली चीज तो सेम है, कॉमन देखेंगे, कॉमन के साथ हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो कॉमन क्या है आपका? 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 3। सिमिलरली 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। लेकिन एलसीएम में एक चीज और होती है कि जो कॉमन नहीं होंगी वैल्यूज उनको भी लिया जाएगा। दैट मींस 7 into में 5, इसको भी लिया जाएगा। तो ये है आपका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में याद रखना कॉमन के साथ कम पावर, कॉमन वैल्यूज में कम पावर लेनी होती है, दैट इज एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन
कॉमन के साथ बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं होता उनको भी लिया जाता है। कॉमन वैल्यूज को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। दिस इज एचसीएफ एंड एलसीएम। और इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला भी निकल के आता है विच इज ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है इसी से। ठीक है, तो पहले आप इसको देखिए फिर हम आगे देखते हैं। तो अब इसी से रिलेट करता हुआ, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेट करता हुआ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के पास। क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर्स हैं आपके पास 72 एंड 120। सबसे पहले हम 72 लेते हैं। देखो 72 का प्राइम फैक्टर तो आप सभी को आता ही होगा। पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं 36, 18, 9, 3 and 3. This is the prime factor। तो ये हो गया 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब एक चीज समझना, जनरली स्टूडेंट्स ना इसमें गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। अगर कोई नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट होगा तो दैट नंबर हैज टू बी रिटन इन दी देयर पावर्स फॉर्म। ठीक है, आप इसको लिखोगे 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2। द अदर नंबर इज 120। इसका भी प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर 120 का करते हैं, 2 हो गया 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1। तो इसका फैक्टर हुआ 2 into 2 into 2 into 3 into 5। जब आप ऐसे इसको भी लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 122 raised to power 3 into 3 into 5। जब आप इसका एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ इसका क्या होगा, मैंने बताया एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन के साथ कम पावर देखनी है आपको। आप देखोगे 2 कॉमन है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, दोनों सेम है तो 2 का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 3 भी कॉमन है, 3 and 3, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो आप 3 लेंगे। तो ये कितना हो जाए आपके पास 8 3 जा 24। दिस इज द आंसर, दैट इज योर एचसीएफ। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन के साथ बड़ी पावर। अब कॉमन इसमें क्या है आपके पास, कॉमन इसमें आपके पास है 2 का क्यूब, और बड़ी पावर क्या है इसमें 3 का स्क्वायर। ठीक है, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी हम लोग लेते हैं, दैट मींस 5। अब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। एक और चीज समझना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये क्या है, ये अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो ये है आपका प्राइम फैक्टर। क्या है ये आपका प्राइम फैक्टर। समझ में आ गई सभी को बात। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर अगर करने के लिए आता है तो इसी तरीके से किया जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है जो जनरली आपके एनसीईआरटी में नहीं है। उसमें क्या होता है, आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज, a आपको दे रखा है कितना, x का क्यूब एंड y का स्क्वायर, और b आपको गिवन कितना है, b इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब। ये आपको 2 वैल्यूज गिवन है, a और b, और आपको बोला जाए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं एचसीएफ की। अगर आपको एचसीएफ देखना, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ इज दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन वैल्यू कॉमन के साथ कम पावर। जैसे इसमें देखोगे x यहां भी है, x यहां भी है, लेकिन कम पावर क्या है, सिर्फ x। ठीक है, और y यहां भी है, y यहां भी है, कॉमन के साथ कम पावर यानी y स्क्वायर। दिस इज द एचसीएफ। ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ। जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका क्या होगा, कॉमन के साथ बड़ी पावर। कॉमन क्या है आपका x, बड़ी पावर क्या है x क्यूब, और y कॉमन है, बड़ी पावर क्या है स्क्वायर, तो x क्यूब y स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कुछ एचसीएफ और एलसीएम को रिलेट करते हुए क्वेश्चन। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास 2 नंबर है a इंटू बी, तो इनमें 4 चीजें होती हैं, एक a, एक b, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। तो इसको रिलेट कैसे करते हैं, a इंटू बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारे पास एक रिलेशन होती है जो कि कई क्वेश्चंस में यूज की जाती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, एचसीएफ ऑफ
टू नंबर इज 2। HCF दो नंबर का 120 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 120। देयर प्रोडक्ट इज 120। तो क्वेश्चन है फाइंड LCM। ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास HCF गिवन है, HCF कितना दे रखा है 2 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि A इंटू बी कितना गिवन है 120। आपको निकालना क्या है LCM। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो एज हमारे पास फॉर्मूला क्या है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। दैट मीन्स A इंटू बी आपके पास कितना है 120, HCF कितना है 2, LCM आपको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स LCM की वैल्यू कितनी हो गई, LCM इज इक्वल टू 120 अपॉन 2। दैट मीन्स कितना 60। ये आपका LCM हो गया। ठीक है, कुछ एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं NCERT में, ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरीके का, और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास the HCF of two numbers A and B are 5 and their LCM is 200. Find the product of A and B. Find the product ऑफ A एंड B। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके दिखा दूंगा। एक और क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेट करते हुए लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इफ HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5। अगर 35 और 45 का HCF 5 है और LCM ऑफ 35 एंड 45 इज 63 इंटू A, देन फाइंड A। ये क्वेश्चन हमारे पास देखो, HCF कितना दे रखा है 5, LCM कितना है 63 इंटू A, तो आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये गिवन है हमारे पास। अब देखो A इंटू बी, LCM ऑफ A इंटू बी मुझे नहीं पता, A इंटू बी एज इट इज रहने देते हैं, दो नंबर। HCF कितना है 5, HCF कितना है 5 और LCM इसका कितना गिवन है 63 इंटू में A, दो नंबर हमारे पास गिवन है। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, A की वैल्यू। A और B हमारे पास दो नंबर कितने हैं, दो नंबर हमारे पास है 35 इंटू कितना 45 इज इक्वल टू 5 इंटू में 63 इंटू में A को सेपरेट करेंगे 35 इंटू 45 अपॉन 5 इंटू 63। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी को रिलेट करता हुआ। तो स्टूडेंट, तो ये हमारा इसका, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चन को, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी को रिलेट करते हुए ही हैं, ये आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसको देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। इसी चैप्टर के सेकंड सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% 98% ये चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। दैट इज, जैसे आपके पास क्वेश्चन होगा √2, √3, √5, √7, √11, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ दीज। और क्वेश्चन हमारे पास होता है, प्रूव करना होता है कि √2 इज इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो करने का तरीका क्या होता है। सेम पैटर्न से करते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक ही पैटर्न होता है हमारे पास। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम इसका एज्यूम करते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। हमने एज्यूम कर लिया कि √2 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर आपके पास रेशनल नंबर है, दैट मींस √2 इज इक्वल टू A अपॉन B। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हम सेम पैटर्न से करेंगे, √2b इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां हो गया √2b का स्क्वायर और ये आपके पास हो गया a स्क्वायर, दैट मींस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर एंड a स्क्वायर तो a स्क्वायर है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहां से आप b स्क्वायर को सेपरेट करते हैं, तो b स्क्वायर को जब आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, दैट मींस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया। दोबारा से समझते हैं, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माना हमने एक रैशनल नंबर, √2b इज इक्वल टू a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करी हम लोगों ने। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, b स्क्वायर इज b स्क्वायर एंड a स्क्वायर, b स्क्वायर को सेपरेट किया, 2 यहां अपॉन में आ गया, दैट मींस कि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। सपोज करो ये क्वेश्चन होता √3 तो मैं पुट करता a इज इक्वल टू 3c। अगर ये क्वेश्चन होता √5 तो मैं पुट करता a इज इक्वल टू 5c। अगर ये क्वेश्चन √7 होता तो a इज इक्वल टू 7c। सिमिलरली अगर 11 होता तो a इज इक्वल टू 11c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2c। तो यहां पे हो गया 2b स्क्वायर, a की जगह पे हमने पुट किया 2c का स्क्वायर, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। आप यहां से c स्क्वायर को सेपरेट करो तो ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन में 4, दैट मींस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया b स्क्वायर बाय 2। तो जो आपका 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे यहां पे कि आपका 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। Therefore a and b have at least one common factor that is 2, है ना। और अगर a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 है तो जो हमारी एजम्पशन है, ये हमारी एजम्पशन यानी जो हमने एजम्पशन करी थी इरेशनल नंबर, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है यानी उसको अपोज करता है, और हमारी जो स्टेटमेंट है यानी जो हमारी एजम्पशन है वो गलत है कि एक रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? जस्ट बिकॉज a और b दोनों के ही कॉमन फैक्टर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपका क्या हो, रैशनल नंबर हो सके। ठीक है, दैट इज व्हाई इट प्रूव्स दैट कि √2 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा? सिंस a and b have two common factor, अरे काट दो ना, आगे लिख दो, अरे क्रॉस कर दो ना। have at least one common factor that is 2. Hence, it contradicts the fact that our assumption is not correct. Hence, it shows that √2 is irrational number. इसी तरीके से √3 वाला क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से √5, इसी तरीके से √7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के पेपर में आने के। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं आप लोगों को। √2 एक रैशनल नंबर प्रूव करना था आपने, सॉरी इरेशनल प्रूव करना था आपने, माना कि एक रैशनल नंबर, आपके एजम्पशन है ये, सोचा आपने कि √2 इज अ रैशनल नंबर, दैट मींस √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √2b इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां √2 का स्क्वायर हो गया 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर एज इट इज, 2 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ये आपने लिख दिया। अब a इज इक्वल टू 2c पुट किया मैंने इक्वेशन फर्स्ट में। अगर ये क्वेश्चन √3 होता तो पुट करते a इज इक्वल टू 3c। अगर ये क्वेश्चन √5 होता तो पुट करते a इज इक्वल टू 5c। अगर ये क्वेश्चन √7 होता तो पुट करते √7c, a इज इक्वल टू 7c इन इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्व किया, 2b स्क्वायर, a की जगह पे मैंने 2c रखा, इस ये a की जगह पे मैंने 2c रख दिया, ये 4c स्क्वायर हो गया, c को सेपरेट किया, 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 आपका a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है,
2 आपका b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मींस a और b का कम से कम एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो हमारी एजम्पशन थी वो बिल्कुल ही गलत होती है, कि हमने जो एजम्पशन करी थी कि एक रैशनल नंबर है वो बिल्कुल गलत है। हेंस इट प्रूव्स दैट कि √2 इज इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आप √3, √5, √7, √11, √13 जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के तरीके के 2 क्वेश्चंस और है, मैं आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस और कराने जा रहा हूं जो सेम पैटर्न पे ही बेस्ड होते हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर आपका, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन हमारे पास वही प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट 3 - 2√5 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप लेट करेंगे 3 - 2√5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले तो रैशनल नंबर है, तो दैट मींस 3 - 2√5 इज इक्वल टू कितना हुआ? a/b। आप इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है हम लोगों को कि रूट की जो वैल्यूज है उनको बिल्कुल सेपरेट कर दो। रूट में जो भी गिवन है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दो, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 - a/b, और ये जो पूरी टर्म है ये पूरी उठ के इधर आ गई, यानी 2√5। फिर मैंने जैसे कि बोला रूट वाली वैल्यूज को बिल्कुल सेपरेट कर दो। इसके साथ 2 है तो 2 दोनों के अपॉन में जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा 3/2 और a/2b। जैसे आपने रूट को अलग किया उसके बाद आपके पास दोबारा से सेम स्टेटमेंट आती है और आप सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। और मेन मार्क्स होते हैं स्टेटमेंट के, आपको स्टेटमेंट लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत ही कम मिलने वाले हैं। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं, आप प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में गिवन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं जो कि आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पेपर में आपके आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन ये, और ये इसके आने के चांसेस पूरे हैं। जब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन हो, सपोज करो आपको दे रखा है क्वेश्चन √3 + √5 शो करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बुक में नहीं गिवन है आपको, ठीक है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना, घबराना नहीं है कि मतलब यार ये क्या आ गया। आपको सिंपल उसी तरीके से क्वेश्चन करने। देखो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले लेट करते हैं, लेट √3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहला काम आपका यही है, इसको आप रैशनल नंबर मानेंगे। दैट मींस √3 + √5 इज इक्वल टू a/b। आप यहां से किसी एक टर्म को अकेले कर दो, √3 को अकेले करता हूं तो ये हो जाएगा a माइनस, या एक काम करते हैं यहीं पे आप इसको करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा √3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका b है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a²/b²। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका कितना हो गया? 3, ये आपका कितना हो गया? 5, एंड ये आपका कितना हो गया? 2√15 इज इक्वल टू a²/b²। ये आपका हुआ 8 + 2√15 इज इक्वल टू a² + b²। उसके बाद आपको करना सिर्फ वही है जो हमने यहां किया था, रूट की वैल्यूज को सेपरेट कर देना है। यहां आपके पास 2√15 है तो 2√15 आपका यही रहा, इज इक्वल टू a²/b² - 8। ये वाली वैल्यू इधर जाके माइनस हो गई, और फिर आपने √15 को अकेले किया तो ये आपका हो गया a²/b² 2 - 8/2 यानी कि 4। दैट मींस √15 इज इक्वल टू a²/2b² माइनस में 4। और यहां पे भी आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के ही मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, मैं बोलोगे तो वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, रियल नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राजेश राय,
ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको कंप्लीट कीजिएगा और जो मैंने क्वेश्चंस बोले उनके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।